वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, डिमांड चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि मैं आपको यूनिट 1 पढ़ा रहा हूं और सीक्वेंस में चल रहे हैं कि डिमांड, फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लाई, फिर पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जब आपको पूरी अच्छी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की समझ हो चुकी होगी, जब आपको डिमांड और सप्लाई की समझ हो चुकी होगी, तब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से फिर आपको समझ में आएगा। तो बिल्कुल मैं उस सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं जिसमें कि आपको आने वाले टॉपिक्स आपके लिए कंफर्टेबल और होते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और इसकी नीड क्यों पड़ी, पहले आपको ये समझने की जरूरत है। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अभी तक चैप्टर नंबर जो भी लास्ट चैप्टर पढ़ा हमने डिमांड चैप्टर, उसके अंदर आप इतना ही समझ पाए अभी तक कि भैया प्राइस का डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी कमोडिटी की तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और वहां पे आपने अदर फैक्टर का भी इंपैक्ट पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आप अदर फैक्टर का इंपैक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अभी तक तो आपने यही समझ में अभी तक आपको आ पाया है कि भैया प्राइस बढ़ने से डिमांड कम और प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा। लेकिन बच्चे, सिर्फ इतने ही इंफॉर्मेशन से या इतने ही नॉलेज से आपका काम नहीं चलने वाला है। क्लियर है? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक फर्म में भी काम करेंगे, और जब आप फर्म में काम करेंगे तो फर्म के लिए तो आपको फ्यूचर्स के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो फ्यूचर के डिसीजंस आप ऐसे सिर्फ इसी नॉलेज को लेकर के आप नहीं ले सकते हैं कि भाई प्राइस बढ़ गया, आप फर्म को बोलें कि जी डिमांड कम हो गया अब इसकी। इससे ये तो भी कोई नहीं बोलेगा, ये तो एक कंज्यूमर भी ऐसे बिहेव करता है। आपको एक फर्म को एग्जैक्टली अपने स्टॉक को मैनेज करना होता है, तो उसको पता होना चाहिए कि अगर प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड एग्जैक्टली कितना रिड्यूस होगा, जिससे कि उसके अकॉर्डिंग अपने स्टॉक को मैनेज करे। या प्राइस अगर डिक्रीज हुआ है कमोडिटी का, या आपने प्राइस डिक्रीज करा है, कम करा है, तो इसका डिमांड जो है कितना बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके रखें। तो बेसिकली अब आपको उसकी क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए कि भाई डिमांड में चेंज आएगा, ठीक है, पर कितना चेंज आएगा वो क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए। उस क्वांटिटी को पता करने के लिए आपको एक चैप्टर और ये नॉलेज आपको दिया जा रहा है, जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक एग्जांपल से समझते हैं, एक उदाहरण समझते हैं, सब कुछ आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। आज की क्लासेस में मैं इंट्रोडक्शन लूंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे बना, डेवलप बना, सब कुछ बात आज की क्लास में करूंगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। आपका अपना कोई फर्म है और कोई एक गुड्स है, कोई एक कमोडिटी है, लाइक आप कमोडिटी है तो मैं कंसीडर कर लेता हूं बच्चे। आप जिस कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस कमोडिटी का नाम मैं एक्स रख देता हूं। अब इस एक्स का अपना एक प्राइस भी होगा, और इस एक्स कमोडिटी की अपनी क्वांटिटी डिमांडेड भी होगी, मार्केट में इसकी अपनी एक डिमांड होगी। लेट कर लेते हैं प्राइस बच्चे 10 रुपीज है और मार्केट के अंदर इसकी 100 यूनिट की डिमांड है। मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है बेसिकली बच्चे, तो मैं एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल यूज कर रहा हूं, और मैं एक बार तो मैं अपने फर्म के, अपने गुड्स के, अपने प्रोडक्ट के नेचर को मैं ऑब्जर्व करूंगा। एक बार ऑब्जर्व कैसे करूंगा, एक बार चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा, तो ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या चेंज आए। तो क्या हुआ, मेरे प्रोडक्ट का जो है लाइक प्राइस में मान लेता हूं कि मैं 12 रुपीज हो गया। इसको मैं क्या स्टेटमेंट बोलूंगा, प्राइस इंक्रीज बाय 2 रुपीज। ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऐसे है, इसको क्या बोलूंगा मैं, प्राइस इंक्रीज बाय 2 रुपीज। क्लियर है? और इस स्टेटमेंट ऐसे भी दे सकता हूं मैं, प्राइस इंक्रीज टू 12 रुपीज। दोनों में फर्क है बच्चे, है बात एक ही। बाय का मतलब ये होता है, बाय का मतलब बेसिकली क्या होता है, चेंज। बाय का मतलब क्या होता है, चेंज। और टू का बेसिकली मतलब क्या रहता है कि अब करंट में कितना है। टू अगर आ जाए तो मतलब करंट सिचुएशन। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां फंसते हैं बच्चे। तो प्राइस इंक्रीज बाय 2 रुपीज, तो 2 रुपए की बढ़त हुई है। प्राइस इंक्रीज टू 12 रुपीज मतलब ये नहीं कि 12 रुपए बढ़ा है, बढ़ करके 12 रुपए हो गया है। क्लियर है? तो आप टू और बाय को अच्छे से अपने दिमाग में अभी बिठा लें, ताकि आगे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। चलिए बच्चे, हम बात कर रहे थे कमोडिटी का प्राइस जो है बेसिकली 12 रुपए हो गया, और आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड आप लोग पढ़ करके आए हैं अभी, और लॉ ऑफ डिमांड में मालूम है प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा। तो चलिए मान लेते हैं डिमांड यहां पर कम हुआ आपका, बेसिकली 60 यूनिट्स का डिमांड आप कर रहे हैं। तो जो डिमांड है उसको मैं यूनिट्स एक्सप्रेस कर रहा हूं। अब सबसे पहले कि मेरे प्राइस में चेंज आने का मेरे डिमांड पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, वो भी इनवर्सली इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड कम होगा, ऑलरेडी इसी को डिस्कस करके हम आ रहे हैं। अब मैं यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरा प्राइस जो चेंज हुआ है, बेसिकली देखो जो मेरा प्राइस है वो रुपीज है, और जो डिमांड है वो यूनिट्स में है, क्वांटिटी है। तो इनको मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूं रुपया को क्वांटिटी से, कि 2 रुपया और यहां पे 40 यूनिट, 2 रुपया बढ़ा 40 यूनिट घटा,
₹2 और 40 में क्या बड़ा क्या छोटा, एक रुपीस एक डिफरेंट यूनिट है, एक यूनिट से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट प्राइस का प्राइस से तो कंपेयर हो सकता है कि प्राइस जो था उसके अपने अंदर कितना चेंज आया। प्राइस में बेसिकली क्या चेंज आया, प्राइस 10 से 12 रुपीज हो गया, तो बच्चे प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, ये 2 रुपीज इंक्रीज हुआ। तो प्राइस को प्राइस से कंपेयर करने के लिए मैं परसेंटेज ले सकता हूं। मेरे पहले आप बात समझिएगा, इस बात को पहले समझे। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन हुआ करता था पहले, जो ना परसेंटेज के बिहाफ पे, मार्क्स के बिहाफ पे क्यों नहीं होता था, क्योंकि भैया किसी स्टेट में 1200 में से मार्क्स आ रहे हैं, किसी स्टेट में 600 में से आ रहे हैं, तो वहां किसी के 1200 में से 600 आ गए, या 600 में से किसी के 500 आ गए। अगर आप मार्क्स को ही कंसीडर करेंगे तो भैया वो तो 600 वाला वो सिलेक्शन ले जाएगा, जो बेचारा 600 में से 500 ला, उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए हम बेसिकली परसेंटेज देखते हैं कि जो 1200 में से 600 ला रहा है इसका 50% ही है। क्लियर है बच्चे? तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, बेसिकली मैं ₹2 प्राइस बढ़ गया या 40 यूनिट कम हो गया, इसको ऑब्जर्व ना करके परसेंटेज में इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेसिकली मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपको परसेंटेज निकालना आता है क्या बच्चों? आपने बहुत अच्छे से निकाला होगा। नहीं आता तो मैं एक बार रिवाइड करवा देता हूं आपको, देखिएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके कितने % मार्क्स आए हैं, तो आप उसका परसेंटेज कैसे निकालोगे? जो आपके मार्क्स आए हैं ऊपर, जितने में से आए हैं नीचे, गुणा 100 करोगे। इसका मतलब है परसेंटेज किसका पूछ रहा था मैं आपको, कि कितने % मार्क्स आए हैं, परसेंटेज किसका जो मार्क्स आए हैं। तो जिस चीज का परसेंटेज पूछ रहा हूं वो न्यूमरेटर में रहता है, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में इंटू 100। तो इसी तरीके से पूछ रहा हूं मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या पूछ रहा हूं? परसेंटेज, एक सेकेंड, क्या पूछ रहा हूं बच्चे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना चेंज आया। तो परसेंटेज किसका निकालना है आपको? परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है? चेंज इन प्राइस का निकालना है। तो बेसिकली चेंज इन प्राइस को आप नोमीटर में रखोगे, तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ आपका, जरा बताएं? ₹2। क्लियर है? तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ? ₹2। तो चेंज इन प्राइस, तो चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपॉन में ओरिजिनल प्राइस, पहले वाला प्राइस से कंपेयर करेंगे, इंटू 100। ठीक है बच्चे? तो आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ₹2 का आपका चेंज आया, कितने रुपए में? ₹10 में, इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 20% बेसिकली आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है। क्लियर है बच्चे? अब आगे आप क्या कर रहे हैं, आगे आपके पास में बेसिकली क्वांटिटी में चेंज आया, तो आप क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो इस बार जो आप परसेंटेज निकालने जा रहे हैं, ये परसेंटेज किस चीज का? चेंज इन क्वांटिटी का। तो जिसका परसेंटेज निकालने जा रहे हैं आप बेसिकली उसको न्यूमरेटर में, तो चेंज इन क्वांटिटी ऊपर पुराने वाली क्वांटिटी से कंपेयर करके ही बता सकते हैं कितना % पहले वाले क्वांटिटी का चेंज आया। तो सॉल्व करते हैं बच्चे यहां पे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना है आपके पास में बेसिकली बच्चे? 40। और अपन में ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है आपके पास में? ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास में बेसिकली 100 है, इंटू 100 करेंगे तो 40% आपकी क्वांटिटी क्या हुई बेटा? रिड्यूस हुई। 40% क्वांटिटी क्या हुई आपकी? 40% क्वांटिटी आपकी यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो आपकी रिड्यूस हो गई है। क्लियर है? तो अब आपको पता है कि भैया प्राइस में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है, जग जाहिर था, पहले से मालूम था कि भैया क्वांटिटी होगा। तो प्राइस अपने आप में खुद में कितना परिवर्तन आया? 20% का चेंज आया। और क्वांटिटी ने भी रिएक्ट करा, खुद में कितना करा? 40% का रिएक्ट करा। तो क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं यहां पे? ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि प्राइस में जितना चेंज आया, क्वांटिटी से कंपेयर कर रहा हूं, क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूं प्राइस से, तो प्राइस से कंपेरेटिवली 2 टाइम्स चेंज आया। कितना चेंज आया? 2 टाइम्स। तो मैं यहां पर अपने प्रोडक्ट के नेचर को समझ पाया हूं कि मेरा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो जितने % अफेक्ट होगा उसका ट्वाइस उसके डिमांड में अफेक्ट रहने वाला है। ऐसा ही मेरे प्रोडक्ट का नेचर बना रहेगा, ये स्वभाव बना रहेगा। जैसे कि जो आपका स्वभाव है वो बना ही रहता है। अगर आप शॉर्ट टेम्पर है तो शॉर्ट टेम्पर ही रहते हैं ज्यादातर। तो क्लियर है? अगर आप बिल्कुल खुश रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं, तो बिल्कुल शांत ही आप रहते हैं।
ऐसे इस प्रोडक्ट का नेचर समझ में आ गया कि भैया जो इसके प्राइस में चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट का नेचर कुछ ऐसा है कि इसका डिमांड फिर उसका डबल अफेक्ट करता है। तो अब मैं पहले से समझ गया कि प्राइस अगर 5% बढ़ेगा, अगर मैं अपने प्रोडक्ट को 5% प्राइस बढ़ा दूं तो क्वांटिटी में डबल अफेक्ट पड़ेगा, तो क्वांटिटी 10% इनवर्सली इफेक्ट पड़ेगा, रिड्यूस होगा। क्लियर है बच्चे? और प्राइस अगर आपका 25% बढ़ जाए तो डिमांड 50% कम होगा। प्राइस अगर 15% रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो डिमांड बढ़ेगा, डबल इफेक्ट। तो जो भी डिमांड है वो 30% डिमांड बढ़ जाएगा। तो मैं पहले से अवेयर हूं अपने प्रोडक्ट को लेकर के, इन फ्यूचर कभी भी प्राइस में कोई चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज निकालूंगा, उसका मुझे मालूम है मेरा जो है बेसिकली डिमांड में कितना टाइम्स इसका चेंज होने वाला है। तो बेसिकली ये जो 2 है ना, ये जो 2 निकाला आपने, ये 2 को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर आप देखेंगे बेसिकली बच्चे कि आपके पास में क्या किया आपने, ये 40% का ये 2 टाइम चेंज आया, किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। तो आप बेसिकली मैं आपसे कहूं कि एक बच्चे पे 10 रुपए है मिस्टर ए पे, मिस्टर बी पे 5 रुपए है। मैं आपसे बोलूं कि ए पे बी का कितने टाइम्स है, ए के पास बी का कितना टाइम्स है, तो बोलोगे डबल। तो जब मैंने ए के बारे में पूछा तो ए को ऊपर रखा और बी को नीचे रखा। अगर मैं आपसे बोलूंगा तो क्या आया? डबल। अगर मैं आपसे बोलूं बी के पास ए का कितना टाइम्स है, तो बी के पास, बी के आ रहा पूछ रहा हूं ए का, तो ए का आधा है। तो अगर मैं बी के आ रहा पूछा तो बी को ऊपर रखा। तो जब आप एडी निकाल रहे हो तो हम ये देखते हैं कि मेरे परसेंटेज चेंज इन जो डिमांड है, डिमांड उसमें कितने टाइम्स चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो डिमांड पे फोकस है, डिमांड कैसे कितना टाइम्स रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए अपने फॉर्मूले को बनाने टाइम पे मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वर्ड में मेंशन जरूर करूंगा, क्योंकि प्राइस के वजह से इफेक्ट आ रहा है डिमांड में। क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चे स्पेस कम है मेरे पास पे, फॉर्मूले को आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली मैं कैलकुलेट कर रहा हूं लाइक ईडी। और आप हमेशा ध्यान रखना, मैं माइनस का साइन अपनी तरफ से इस पर लगा के चलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे माइनस का साइन बेसिकली नेगेटिव रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने कैलकुलेशन करा था तो जब 12 में से 10 माइनस करा तो ये पॉजिटिव आएगा, फिर जब मैं यहां 60 में से 100 माइनस करूंगा तो फिर वो नेगेटिव नहीं आ जाएगा। तो एक चीज तो डेफिनेटली आपकी नेगेटिव आनी है, चाहे परसेंटेज चेंज इन प्राइस आए, चाहे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आए। इसलिए आपकी ईडी की वैल्यू नेगेटिव भी आती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है कि भैया परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में आपका इनवर्सली या नेगेटिव रिलेशन रहता है। और वैसे भी आपको कहीं पे भी माइनस को फॉलो नहीं करना, बस फॉर्मूले में आप अपना माइनस का साइन लगा देना और ईडी की वैल्यू आपकी जो है बेसिकली क्या गिवन होती है? आपको नेगेटिव गिवन होगी। तो इसका मतलब आप माइनस का साइन सिर्फ नेगेटिव रिलेशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है और माइनस का कोई यूज नहीं है। तो यहां पे ईडी की वैल्यू कितनी आई बच्चे? ईडी इक्वल्स टू -2। माइनस का साइन का कोई यूज नहीं है, बस माइनस रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। 2 ईडी है आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में जो भी चेंज करोगे डिमांड इसका ट्वाइस अफेक्ट होगा। तो अब मुझे मालूम है, मैं अगर 10% प्राइस रिड्यूस कर देता हूं, डिमांड इसकी ईडी 2 है। ईडी मतलब नेचर ऑफ डिमांड क्या है? ट्वाइस अफेक्ट होता है प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे समझ में आ गया कि अगर प्राइस 10% रिड्यूस हुआ तो 10% का डबल होता है 20%। तो और इनवर्स रिलेशन होता है, तो प्राइस कम हुआ 10% तो डिमांड 20% बढ़ेगा, डिमांड 20% इंक्रीज होगा। भाई बच्चे बात समझ में आई या नहीं आई आपको? क्लियर है? बात समझ पा रहे हो बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो ये बेसिकली इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। डन बच्चों? अब मैं इसके कुछ फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, होले होले जरा प्यार से समझेंगे फॉर्मूला। मैंने क्या समझाया आपको? ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आया आपको? ये फॉर्मूला तो क्लियर है आपको। और इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा मैं खोल के लिखता हूं तो आप देखिए क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज निकालना है चेंज इन प्राइस का, तो डेल्टा पी अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। क्लियर है बच्चे? यही करना है। 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय क्यू और इंटू पी बाय डेल्टा पी, एंड ईडी इक्वल्स टू बेटा ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी बाय, एक सेकेंड, पी, हाँ इसको आगे इंटरचेंज कर सकते हैं ना, पी अपॉन क्यू। ये एक ही फॉर्मूला है, कोई कुछ अलग अलग चीज नहीं है। क्या है बच्चे, ये एक ही फॉर्मूला है। तो आप बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के आपके पास में दो वे हो गए आपके पास में। क्लियर है बच्चे? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप कितने वे से कैलकुलेट कर सकते हैं? आप 2 वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। सर इलास्टिसिटी का मतलब चेंज होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है चेंज होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं इलास्टिसिटी। बट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि प्राइस में चेंज का डिमांड में कितना अफेक्ट आएगा। रेशियो बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सॉरी, परसेंटेज चेंज बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to percentage change in price is called the price elasticity of demand। सर सेकंड फॉर्मूला कैसे बना? बच्चे देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि आपको अगर इसी चीज को अगर आप परसेंटेज निकालना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का, कैसे निकालोगे? परसेंटेज किसका? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पकड़ना है और वो अपने आप में कितना चेंज आ रहा है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। सिमिलर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस वन अभी पीछे मैंने करवाया था, आपको याद है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलता है, बस ये रिप्लेस कर दिया मैंने यहां पे आपका। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछो। डन। अब इसमें आपके पास में बेसिकली वही बात है जो मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है, मैं इस साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस में जितना परसेंट चेंज हुआ उसका कितना टाइम्स चेंज परसेंटेज उसके डिमांड में 6% चेंज आने वाला है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। और निकालने का एक फॉर्मूला ये है, वो जो मैंने भी करवाया उसी को कर किसने ऐसे करके दिखा रखा है। क्लियर है बच्चे? सेम वही चीजें आपको एक्सप्रेस, जिसमें क्यू क्या है, इनिशियली क्वांटिटी की पहले कितनी क्वांटिटी हुआ करता था, Q1 क्या है, नई क्वांटिटी, अब कितनी क्वांटिटी ले रहा है। जैसे कि हमारे में जो भी मैंने सॉल्व करवाया था आपको, तो Q क्या था 100 और नई क्वांटिटी कितनी हुई हमारी 60 हो गई। P कितना था हमारे पास में 10 रुपीज और न्यू प्राइस कितना हो गया आपके पास में, तो 12 रुपीज। तो इसी तरीके से आपसे कह रहा है डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, P इनिशियल प्राइस, P1 न्यू प्राइस, डेल्टा P चेंज इन द प्राइस। अब बच्चे सवाल आपसे पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया बच्चे? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमें एक साथ सारी डिग्री को पढ़ेंगे एक क्लास में, तभी हमें मजा ही मजा आएगा। और एक क्लास में आपकी 5 तरह की डिग्री है, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक एंड फैक्टर डिटरमिनेंट। ये तो अगली क्लास का क्वेश्चन हो गया। एक क्लास में पढ़ेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी पढ़ाने को तो पढ़ा दूं, लेकिन मुझे डायग्राम आपको लर्न भी करवाना है साथ के साथ कैसे बनते हैं, तो इन्हें सारे एग्जांपल लेने हैं। एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 5 डिग्री होती है इलास्टिसिटी डिमांड की। अब इलास्टिसिटी का आपको बेसिकली एक स्ट्रक्चर डेफिनेशन तो पता लग गया, लेकिन इलास्टिसिटी बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना, कम होना, ज्यादा होना, ये सब चीजों को समझेंगे। इसको हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसमें कि परफेक्ट इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ेंगे। मैं अगली क्लास में ही इसको आगे रिकमेंडेड करता हूं इस टॉपिक को। ठीक है बच्चे, आप साथ के साथ पढ़ते जाना। एग्जाम टाइम में बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्रेशर बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप होगा क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज है। तो अभी आपका काम क्या है
कि अभी आपको समझ में तो आ रहा है क्योंकि आप लाइव क्लास देख रहे हो, लेकिन आप जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं उस क्वेश्चन को आप खुद भी अपने पीडीएफ से पढ़ो, और मैं तो कहूंगा तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आप बुक और पीडीएफ के चक्कर में ना रहें, पीडीएफ वाले आंसर पे रहे, पर अपने रजिस्टर से उसके आंसर को नोट करो बच्चे, रजिस्टर पे। और अगर चलो आप नोट भी नहीं करते तो कम से कम आप क्वेश्चन को देख कर, क्वेश्चन को लिख करके उसके पढ़ करके उसके आंसर को खुद बनाने की, मेकिंग करने की कोशिश करो। एग्जाम में आप कितना याद करके चले जाओगे, आपको भी मालूम है रट्टे से कोई बात बनने वाली है नहीं, कोई 2 4 5 10 क्वेश्चन है नहीं जो कि आप एग्जाम में चले गए और हो गया काम, बेड़ा पार हो गया। यहां तो आपको समझ के आ गया, तो लिखना तो आपको खुद ही पड़ेगा, और लिखने के लिए आपको कैसे लिखना है, डिजाइन करना पड़ेगा आपको कि मुझे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ऐसे डायग्राम बना देना है, तो उसको लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने क्लाउड में फॉर्मूला ये ना बच्चे, ये यही चीज सेम है, लाइक डेल्टा क्यू बाय, ये क्या करा मैंने, इसको इंटरचेंज कर, जैसे 3 गुणा 4 होता है ना, तो मैं 4 गुणा 3 कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या करा, डेल्टा क्यू है ना, तो डेल्टा पी को यहां ले आया और क्यू को मैंने इसको दे दिया, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, इसकी बात कर रहे हैं ना बच्चे। डन, ठीक है, मिलते हैं बच्चे फिर अगली क्लास में। इंट्रोडक्शन आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हो गया, और इंट्रोडक्शन में क्या समझ में आया आपको, इंट्रोडक्शन में आपको इतना समझ में आया कि किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो उसके डिमांड में भी चेंज आता है, इन्वर्सली इफेक्ट पड़ता है, ये बात मालूम था। आज आपको इंट्रोडक्शन से ये बात पता लग गई कि भाई प्राइस में कितना चेंज आया, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो परसेंटेज के फॉर्म में, डिमांड में कितना चेंज आया उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो परसेंटेज के फॉर्म में। फिर आप अगर कंपेयर करोगे तो देखो डिमांड में कितने टाइम्स चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, वो जो टाइम्स है उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। वो बेसिकली नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बता रहा है कि ऑलवेज आपका जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड आपका इतने टाइम्स रिएक्ट करेगा, तो इन फ्यूचर आप रेडी रहेंगे अगर प्राइस में इतने परसेंट चेंज करा है तो डिमांड में आप कितने परसेंट चेंज आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चे, ये आपके यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।